दिस इज हाउ यू फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स। ग्रेट, बड़ा मसला ही कोई नहीं इंडक्टर डिज़ाइन करना। तो फिर ये इतनी मोटी मोटी किताबें लोग क्यों लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं कि आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक कर दी हैं। आपने कहा इसमें एक चीज़ होती है कोर की, एक सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी होती है। सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी का नाम सुना हुआ है? बी मैक्स सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी का नाम नहीं कभी सुना जी? क्या कहा यार? आज वो नहीं आई ये आपकी शीट जो saturation flux density, which is also referred to as B max, is the flux density जिसके ऊपर अगर मैं H versus B बनाऊं, H और B को मैं प्लॉट करूं, तो ये कर्व जो होती है ये कुछ ऐसी होती है ना? यहाँ पे हम कहते हैं ये सैचुरेशन हो गई है, ये लीनियर रीजन है, ये पोर्शन लीनियर है। इसका स्लोप जो है वो है, इसका स्लोप क्या है? एक इक्वेशन आपको पता है, B इज इक्वल टू म्यू, यही होता है ना? तो ये B, इसका स्लोप जो है वो डेल्टा B डिवाइडेड बाई डेल्टा H है, इसका जो ग्रेडियंट है। तो B ओवर H इज नथिंग बट म्यू, ठीक है ना? अगर ये हवा होती तो ये म्यू बहुत छोटा नंबर होता है, ये यूं होता। और ये सो इफ यू हैव एयर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस ऑलवेज, क्योंकि एयर कभी सैचुरेट नहीं करती, यू नो दैट, राइट? So BH curve for the air is like this, but for any ferromagnetic material it is going to be something like this, which shows saturation. So this is B max. B max is that flux density जिसके ऊपर कोर जो है वो सैचुरेट कर जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती उसमें फ्लक्स, ठीक है? So you want to keep your flux density in the core below that B max. अगर आप उस जगह तक पुश करते हो तो कोर के अंदर लॉसेस बढ़ जाते हैं, ओके? हमने ये बात की कि आपने ये वाली चीज़ तो लिफ्ट ही नहीं कराई इसको, ये चीज़ क्यों रोल प्ले करना शुरू होती है? मसलन आपने यहाँ से कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 100 होने चाहिए, ठीक है? आपने 100 टर्न्स का एक कॉइल डाल दिया इस कोर के ऊपर। पहली बात, एक और भी चीज़ आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आपने ये कभी देखा, पहले सोचा कि भाई यहाँ पे 100 टर्न्स आएंगे भी या नहीं आएंगे? आपने कैलकुलेशंस करके बताया कि 100 टर्न्स आने चाहिए इंडक्टेंस के लिए। आपने कोर को देखा तो कोर में तो सुराख ही इतना छोटा है कि उसमें से 100 टर्न गुजार ही नहीं सकते आप। सो व्हाट डू यू डू? नहीं डिज़ाइन कर सकते उस कोर के ऊपर, सो यू नीड अ बिगर कोर, यू नीड अ बिगर कोर फॉर द सेम इंडक्टेंस। एक तो ये मसला है, ठीक है? दूसरा मसला ये है कि आपने एक कोर जिसके ऊपर आपने फिजिकली 100 टर्न्स डाल भी दिए, अब आपकी एक डिज़ायर थी, आपकी ख्वाहिश ये थी कि जो ये जो इंडक्टेंस है ये कोई 10 एम्पेयर करंट तक काम करे। आपने जब करंट को बढ़ाना शुरू किया, जब करंट बढ़ेगा तो क्या चीज़ बढ़ेगी? अभी यहाँ से इक्वेशन हमारी मैंने मिटा दी है, लेकिन जब करंट बढ़ता है तो NI बढ़ता है, 100 ज़रब करंट, ये तो बढ़ता जाएगा ना। करंट जब बढ़ रहा है तो ये सीधा लीनियरली बढ़ रहा है। NI डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस इज इक्वल टू द फ्लक्स। रिलक्टेंस तो नहीं चेंज हो रही, रीजनेबली कांस्टेंट है। N इज ऑल्सो फिक्स्ड, सो दैट मीन्स के करंट और जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या करंट जो है वो डायरेक्टली ड्राइव करती है कोर के फ्लक्स को। तो जब मैं करंट को 10 एम्पेयर पे ले जाता हूँ तो क्या मैंने सोचा था कि वो जो फ्लक्स डेंसिटी मेरी मैक्सिमम है उसको मैं एक्सीड तो नहीं कर जाऊँगा? नाउ दिस फ्लक्स इज एक्चुअली B इंटू A, एरिया ऑफ द कोर। इसको A सब C लिख दो एरिया ऑफ द कोर के लिए।
अब ये जो B है, दिस मस्ट रिमेन बिलो द B मैक्स वैल्यू, ये एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अभी हम और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। आपने इसके अंदर से 1 घंटे के लिए कोर के अंदर से 10 एम्पेयर करंट गुजार के छोड़ दिया, इसका टेम्परेचर कहाँ जाएगा? आप कैसे, अभी तक तो आपने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई इस बात को। टेम्परेचर क्यों राइज कर रहा है? टेम्परेचर 2 वजहों से राइज कर रहा है, एक तो कोर के लॉस के राइज कर रहा है, और एक तार के अंदर जो लॉस हो रहा है, कॉपर का लॉस जो है, उससे राइज कर रहा है। आपने दोनों लॉसेस को लिफ्ट नहीं कराई, सो वो भी एक चीज़ है जो यस यू हैव टू थिंक अबाउट इट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सपोज दैट यू वांट टू यूज दिस एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एट दैट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ये जो टर्न्स हैं, ये जो 2 टर्न्स हैं साथ साथ डले हुए, ये दोनों के दरमियान कोई कैपेसिटेंस है? 2 तारें ऐसे चल रही हैं, इनके दरमियान कोई कैपेसिटेंस है? क्या वो कैपेसिटेंस सिग्निफिकेंट है, और है तो कब होगी, क्यों होगी, क्या करेगी वो आपके लिए? हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो सिग्निफिकेंट हो जाती है, और जब वो सिग्निफिकेंट हो जाती है अब वो आपको हर्ट कर सकती है, क्योंकि सर्किट अब आपका इंडक्टेंस नहीं रहता, वो इवन रेजोनेट करता है कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस एंड द इंडक्टेंस इन द थिंग, इट बिकम्स अ रेजोनेंट टैंक। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। इंसुलेशन है, वी हैवंट टॉक्ड अबाउट इंसुलेशन, वोल्टेज जितनी आपने इसमें पर डालनी है। तो अभी जो हम बात करें ना, ये बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहे हैं, एंड आई डोंट वांट कि जी हम जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल डिज़ाइंस की, तो फिर वहाँ पे इस तरह की सारी कहानियाँ आ जाती हैं। इसका मैकेनिकल डिज़ाइन है, कंप्लीट डिज़ाइन आपकी ये, फिर उसके बाद ये कूल कैसे होगी, थर्मल डिज़ाइन होता है इसका। ट्रांसफार्मर बना हुआ है ना, बाहर जो लगा हुआ है, उसके पीछे वो एक बड़ी बड़ी फिन्स चल रही हैं, वो उसमें ऑयल सर्कुलेट करता है जो कि उसको ठंडा किए रखता है। उसका एरिया होता है एक सर्टेन, जो आपने एम्बियंस के टेम्परेचर वेरिएशन और उन सब चीज़ों के साथ डिज़ाइन किया हुआ होता है, ठीक है। तो इट्स अ प्रिटी इन्वॉल्व थिंग, बट ये चीज़ें आपको मिनिमम पता होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि जो करंट आप एक सर्टेन मसलन 10 एम्पेयर करंट के लिए इंडक्टेंस डिज़ाइन करना चाहते हैं, अब वो जो 10 एम्पेयर करंट है उसका क्या ताल्लुक है इस चीज़ के साथ। अगर मैं आपको ये चैलेंज दे दूं, मैं आपको अगले होमवर्क में आपको मैं डिज़ाइन का प्रॉब्लम दूंगा, इंडक्टेंस डिज़ाइन करके ला के दीजिएगा अपने तौर पे। इस किताब के अंदर कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, ठीक है। वो किताब, ये एग्जांपल्स, आई एम सॉरी, ये मेरे पास कोई मसला ये था कि मैं जब किताब चूज़ कर रहा था तो दूसरी किताब जो मैंने चूज़ की थी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। ये किताब मुझे पता था मार्केट में अवेलेबल है। ये दिस इज़ नॉट द बेस्ट बुक दैट कुड बी यूज्ड, बट इसकी जो एग्जांपल्स हैं ना, दे आर नॉट वेरी नाइस, सम ऑफ देम, ठीक है। दे आर ओके, आप इसको कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर ही बैठ गए ना तो आपको ये कंफ्यूज करेगी। मैं आपको वॉर्न कर देता हूँ, यहाँ पे इसने ना डिज़ाइन के अंदर ये एग्जांपल, इसने एग्जांपल 2.2 और एग्जांपल 2.3 और एग्जांपल 2.4 ये इसने की हुई हैं। 2.4 इज़ ओके, 2.3 और 2.2 यहाँ पे ना I disagree with him the way he has done it. Okay, the example 2.2 is about design of a filter inductor. टाइम क्या हुआ है घड़ी में, आगे तो नहीं इशू जी, अभी टाइम। ओके, जो आपका जो इंडक्टर्स है ना, वो नॉर्मली हम 2 तरह के डिज़ाइन करते हैं। एक को हम कहते हैं डीसी इंडक्टर्स और एक को हम कहते हैं एसी इंडक्टर्स, ठीक है। डीसी और एसी इंडक्टर में जो फ़र्क है बेसिक वो ये है कि जो डीसी इंडक्टर होता है उसमें हमारे एक ऑफसेट, मतलब एक कांस्टेंट डीसी करंट फ्लो करता है और उसके ऊपर कोई रिपल होता है, सही है। करंट की जो शेप होती है ना उसकी, वो इस तरह की होती है। ये टाइम है, तो टिपिकल जो करंट है वो ये आई मैक्स है, ये आई मिन है, और ये आई एवरेज है। ये करंट नॉर्मली
इस तरह के होते हैं जो कि जिसको हम कहते हैं फ़िल्टर इंडक्टर। ये जो 2.2 एग्जांपल है ये फ़िल्टर इंडक्टर की बात करती है। और फ़िल्टर इंडक्टर का मतलब होता है कि उसमें इस तरह की करंट गुजरनी है। अच्छा, अब इसको 1 मिनट रिलेट करें आप BH कर्व के साथ। BH कर्व याद है आपको, अभी बनाई थी मैंने, H और B इधर बनाया था। BH कर्व में आपकी जो तस्वीर है वो इस तरह की है। ये जो मैंने अभी आपको ये करंट बताई है और यहाँ पे ये एक इक्वेशन लिखी है ये वाली, यू कीप दिस इन माइंड। ये मैं नहीं अरेंज करता, इन दोनों को एक ज़रा रिलेट करें उस इक्वेशन को इसके साथ। यहाँ पे हाँ B इंटू एरिया ऑफ कोर था ना, मैं इस एरिया ऑफ कोर को इधर ले आता हूँ, नहीं इधर से नीचे आ जाएगा ना, सॉरी, ठीक है सही है। अच्छा, और एक्चुअली Ni इज इक्वल टू H इंटू L होता है। एक्चुअली यू कैन रिप्लेस दिस Ni विद दिस थिंग, ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि नॉर्मली जो, बल्कि आप उसको भी ना लिखो, मैं अभी इसको Ni रहने दो, Ni रहने दो, इससे शायद ज़्यादा आसानी होगी। दिस टेल्स मी कि द मोर द करंट द मोर विल बी द फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरी जो एक पॉइंट होता है जिसको मैं कहता हूँ ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है, या जिस तरह आपने ट्रांजिस्टर्स के केस में Q पॉइंट डिफाइन किया था, क्वेश्चन पॉइंट, जहाँ पे आप बायस कर देते हो, उस बायस के गिर्द आप AC सिग्नल अप्लाई करते हो एम्पलीफायर्स के लिए। रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉनिक्स 1 कोर्स। ये जो रिपल है, this ripple is actually a movement across from here to here in this region, ठीक है। इस कर्व के ऊपर आप ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। जब आप यूं ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो एक्चुअली ये मूवमेंट कुछ इस तरह की होती है। ये एक छोटा सा हिस्टेरेसिस लूप बनता है। इस पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा हिस्टेरेसिस लूप बनता है जिसको आप बार बार ट्रेवर्स करते हैं ऐसे, ठीक है। इसकी एवरेज पोजीशन जो है वो, इसका जो मिडिल पॉइंट है वो ऑपरेटिंग पॉइंट पे बैठा होता है और आप शिफ्टेड अप होते हैं। लॉस जो कोर के अंदर लॉस हो रहा है वो इसका एरिया जो होता है ना, लूप का जो एरिया होता है वो कोर के अंदर मैग्नेटिक लॉस होता है, ठीक है। ये जो जगह है ये I max के साथ लिंक्ड है, is proportional to I max and this is proportional to I min, ठीक है। जो इसका लोअर पॉइंट है वो I min से लिंक्ड है, जो अपर पॉइंट है वो I max से लिंक्ड है। What does that tell you कि जो मेरा I max है, this determines B max in core, ठीक है ना। कोर के अंदर जो हाईएस्ट फ्लक्स जिसके ऊपर आप उसको पुश कर रहे हैं वो I max से डिटरमिन होता है। वो कोई बात कंफ्यूज हो रही है तो बताओ, तुम लोगों की शक्लें ब्लैंक होती जा रही हैं। बात यह है कि कोर के ऊपर कुछ टर्न्स हैं, उस कॉइल जो है उसके ऊपर मैं जब करंट I पुश करता हूँ तो Ni एम्पियर टर्न्स प्रोड्यूस होते हैं। Ni टर्न एम्पियर टर्न्स की वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और वो फ्लक्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द कोर इज कॉल्ड माई B, ठीक है ना, फ्लक्स डेंसिटी। नाउ दैट फ्लक्स डेंसिटी मस्ट बी केप्ट below a certain value, that I know that there is a limit to that, okay। So I cannot just keep increasing my current and hit against the wall जो जहाँ मैं saturation पे पहुँच जाता हूँ। इससे पहले कि हम मैं एक सवाल पूछता हूँ, जब saturation हो जाती है तो तब इंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर एक कोर है और वो सैचुरेट कर गई है, यही वाली जो मैंने अभी कोर बनाई हुई थी, यही वाली जो राउंड वाली कोर थी, इसके ऊपर तुमने ना ये एक 10 मिली हेनरी का इंडक्टेंस बनाया था। फ़र्ज़ करो कि ये कोर जो है वो 10 एम्पेयर पे सैचुरेट करती है, मैं इसके अंदर से 15 एम्पेयर गुजार रहा हूँ,
इसकी इंडक्टेंस क्या होगी? एनी आइडियाज? इंडक्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं जी? ओके, इंडक्टेंस इसकी कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपकी I जो है वो ग्रेटर देन I मैक्स, मैं इसको कहता हूँ I सैट कह देता हूँ, सैचुरेशन, दैट मीन्स दैट द कोर इज सैचुरेटेड। एट दिस पॉइंट योर इंडक्टेंस इज स्मॉलर देन योर डिज़ाइंड इंडक्टेंस, L डिज़ाइंड। अगर तुमने 10 मिली हेनरी के लिए डिज़ाइन किया था तो तुम्हारी इंडक्टेंस में भी 2 मिली हेनरी की रह जाए, मे बी लेस देन 1 मिली हेनरी हो जाए। ये फॉल क्यों हो रहा है? ये फॉल इसलिए हो रहा है कि इंडक्टेंस जो है वो बराबर है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस के। अगर तुम्हारी रिलक्टेंस बढ़ जाए तो इंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? इंडक्टेंस कम हो जाती है। अब रिलक्टेंस क्यों बढ़ रही है? करंट बढ़ाने से रिलक्टेंस क्यों बढ़ रही है? गुड, वेरी गुड। म्यू बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। ये जो तुम्हारा इसका जो स्लोप है ना वो कम हो गया। सिंस योर म्यू आर इज रिड्यूसिंग, पहले म्यू आर तुम्हारा 10,000 था, उस म्यू आर को तुमने कम करके 2 कर दिया या 10 कर दिया है, तो 1000 गुना म्यू आर कम हो गया है, तो रिलक्टेंस 1000 गुना बढ़ गई है। अगर 1000 गुना रिलक्टेंस बढ़ गई है तो तुम्हारी इंडक्टेंस 1000 गुना कम हो गई है। ये प्रॉब्लम है। सो व्हेनेवर एन इंडक्टर सैचुरेट्स द इंडक्टेंस वैल्यू रिड्यूसेस। Okay, now a quick test. You have a transistor, you have an inductor and you have 12 volts connected here and you have a switch. Okay? ये एक्चुअली ये इस तरह है, 12 वोल्ट की बैटरी एक लगाई गई है, मैंने स्विच को ऑन किया, 0 करंट था इनिशियली। ओके? अभी ये बातें तुम्हें समझ आ गई हैं, तो अब ये तुम होपफुली मुझे खुद बताओगे कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ। एज टाइम गोज बाय, टी इज पासिंग इन दिस वे, आई एम ड्रॉइंग द करंट आई, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैं उसको प्लॉट कर रहा हूँ, टाइम के अंदर प्लॉट कर रहा हूँ। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन होता है, करंट यूँ राइज करना शुरू होता है। ठीक है? ये इंडक्टर जो है ये 1 एम्पियर पे सैचुरेट कर जाता है, मुझे पता है 1 एम्पियर पे ये करंट, ये इसका इंडक्टर सैचुरेट कर जाता है। सो इसकी जो I मैक्स है वो है 1 एम्पियर। ये पहुंच गए हम 1 एम्पियर के ऊपर, ये 1 एम्पियर है। सो जब मैं यहाँ पहुँचा टाइम में तो मेरा इंडक्टर कर गया सैचुरेट, वोल्टेज 12 वोल्ट ही जुड़ी हुई है। इसके बाद करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 12 वोल्ट की वोल्टेज जुड़ी हुई है जैसे जुड़ी हुई थी, करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टाइम में उसकी शेप कैसी हो जाएगी? एनी आइडियाज? नहीं जी? करंट कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब करंट ऐसे चली जाएगी। okay. करंट को कांस्टेंट होने के लिए फॉर अ कांस्टेंट वोल्टेज आपकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए कहीं पे। करंट को कांस्टेंट करने के लिए कहीं रेजिस्टेंस, इसमें पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो आई डोंट एग्री विद दिस। पहली बात ये कि ये जो इसकी राइज थी ये एक फिक्स स्लोप पे राइज हो रही है। ये स्लोप जो है ये कितना है? ये है V अपॉन इंडक्टेंस। ये V अपॉन इंडक्टेंस क्यों है? बिकॉज I जो आपका करंट इन द इंडक्टर होता है उसको डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी अपॉन एल, यही होता है ना रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ही है ना इसका स्लोप जो है वो है वी अपॉन एल। अभी आपने ये मुझे बताया है कि इंडक्टेंस जो है वो, बल्कि मैंने आपको बताया कि इंडक्टेंस कम हो जाएगी, बट जब सैचुरेट होगा तो इंडक्टेंस कम हो जाएगी ना।
जब इंडक्टेंस कम हो जाएगी तो स्लोप बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि करंट जो है वो यूं करके शूट करेगी, करंट एकदम बढ़ेगी। ये जो इक्वेशन है ना, ये हर जगह वैलिड है। di/dt इज इक्वल टू v/L। चूंकि वोल्टेज फिक्स्ड है तो इसका जो स्लोप है वो डायरेक्ट फंक्शन है 1/L का, ठीक है ना। अगर इंडक्टेंस बड़ी है तो 1/L छोटा है, अगर इंडक्टेंस छोटी होगी तो 1/L बड़ा होता जाएगा। तो जूं मतलब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे इंडक्टेंस फर्ज किया 10 मिली हेनरी का इंडक्टेंस था, जब आप यहाँ पहुँचे तो वो इंडक्टेंस जो था वो 5 मिली हेनरी का रह गया था। जब आप यहाँ पहुँचे थे तो वो इंडक्टेंस जो था वो 1 मिली हेनरी का रह गया था। जब आप यहाँ पहुँचे थे तो वो इंडक्टेंस जो था वो 0.1 मिली हेनरी का रह गया था। तो ये जो स्लोप है ना, ये ऐसे करके एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाता है। उसकी वजह यह है कि इंडक्टेंस कम से कम होती जा रही है। इंडक्टेंस क्यों कम हो रही है? इसलिए कि पाथ की रिलक्टेंस बढ़ती जा रही है। पाथ की रिलक्टेंस क्यों बढ़ रही है? इसलिए कि हमने अभी बात की वो जो किधर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन दिस रिलक्टेंस इज गिवन बाय लेंथ डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए कोर। ये जो नंबर है, दिस इन कंप्लीट सैचुरेशन दिस गोज टू 1। इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हो सकता है 3000 हो। ये जो मटेरियल है इसकी जो इनिशियल वैल्यू जो जिसको हम कहते हैं म्यू आर, वो तकरीबन 2500 के राउंड है, ठीक है। तो समझ में आ रही है ये बात? सो दिस इज द डेंजर इन, जब आप इंडक्टर्स को यूज़ करते हैं और वो सैचुरेट कर जाएं। इंडक्टर को लगाने का मकसद ये होता है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को कंट्रोल करेगा, लेकिन जब आपका वो इंडक्टर सैचुरेट कर जाए तो वो कंट्रोल नहीं कर रहा होता, फिर आपका स्विच जो है वो एकदम से ऐसे करके पटाखा बोल जाता है इसका। ये स्विच एक्चुअली क्या है? यहाँ पे कोई मॉसफेट होगा, इसमें से एकदम करंट राइज करेगा और वो जल जाएगा। सो दैट इज़ द इशू। आप लोग जब भी ये डिज़ाइन करते हैं तो ये बिलो अ सर्टेन मैक्स डिज़ाइन करते हैं। द वे थिंग्स आर गोइंग, व्हाट आई वुड डू इज़ कि आप लोगों के लिए ना मैं कोई हैंड आउट सा बना के ना, ये जो डिज़ाइन का प्रोसेस है, आई विल पुट इट इन योर शेयर्ड फोल्डर, ठीक है। अगर उसके बारे में आप लोगों के कोई सवाल उठते हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा, नहीं तो ये जो इंडक्टर डिज़ाइन या ट्रांसफार्मर डिज़ाइन है, ये इसकी तफसील में मैं फर्दर नहीं घुसूँगा, बट आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग वो असाइनमेंट करेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूँगा, ठीक है। ये ऑफलाइन चल रहा होगा, अगर हमें इसके ऊपर कोई अलग से सेशन करना पड़ा तो वो हम कर लेंगे, बिकॉज आई थिंक इट्स एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, नॉट एक्सट्रीमली कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और इट रिक्वायर्स के आप लोगों का भी एक सर्टन लेवल पहले पहुँचा हुआ हो। अगर ये मशीन्स के कोर्स में किया जा रहा हो तो फिर ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन अभी आप लोगों ने मशीन्स पढ़ी थी आज से 2 साल पहले शायद, या साल पहले, 1.5 साल पहले, तो अब आप लोगों को जो है वो बीच में सिग्नल एंड सिस्टम मिक्स हुआ हुआ है या कुछ और चीज़ें जमा हुई हुई हैं, तो रीसेट करना मुश्किल हो जाता है, सही है। तो मैं आपको ये इस तरह दे दूँगा, एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, मतलब ये जो चैप्टर 2 है ना, इसको मैं एंड प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको करवाऊँगा और हैंड आउट के थ्रू, और इसके अलावा अगर कोई स्पेशल सेशन चाहिए हुआ तो आई एम अवेलेबल, आई कैन स्पेंड अनदर आवर और 2 आवर्स विद यू गाइज। बट फॉर्मली लेक्चर के अंदर हम लोग अब नेक्स्ट टाइम से चैप्टर 4 है या कौन सा है जो कि कन्वर्टर्स का, हम उस पर मूव करेंगे, DC to DC कन्वर्टर्स का, विच इज़ चैप्टर 6, नहीं DC to कंट्रोल्ड, हाँ, विल गो टू चैप्टर 6। चैप्टर 6 के ऊपर हम चले जाएंगे यहाँ से ऑनवर्ड। आज के बारे में जनरली किसी और चीज़ के बारे में कोई सवाल हो तो बताइए। वो नहीं हुआ, कहाँ है वो? यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? तुम चलाओ। वो उसको पेन उठा दो यार, वो नीचे तुम्हारे पाँव पे।
मिनट्स, तो मैं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मैं उसकी बात आपसे कर लेता हूँ। एग्जैक्ट जो बाकी तफसीलात हैं इंशाल्लाह उसके अंदर मिल जाएंगे आपको। ये जो हम बात कर रहे थे ना कि करंट जब बढ़ती है तो सैचुरेशन हो जाती है, सैचुरेशन होती है। अब हम ये डिज़ाइन कैसे करते हैं कि भाई ये मैक्सिमम करंट के लिए मैंने डिज़ाइन करना है। ये जो चीज़ आती है ना, ये आती है कि जो जिसको आप कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड। ये आपको याद है ये क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। गुड। अच्छा, अब ये तो हुआ अच्छा, okay, on page 50 of your textbook, on page 50 के ऊपर है एनर्जी स्टोरेज डेंसिटी की वो बात करता है और टोटल एनर्जी स्टोरेज की बात करता है। अच्छा, ये बाय द वे ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना, ये कहाँ पर स्टोर हो रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है। ये तो ठीक है ना, इसमें तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है। जितनी भी एनर्जी स्टोर हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। और ये जब कंप्यूट करते हैं आप तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी और एच से कंप्यूट होती है, ठीक है। ये इसके अंदर यहाँ पे रिलेशनशिप्स मौजूद हैं, एनर्जी स्टोरेज डेंसिटी निकालने का तरीका और टोटल एनर्जी स्टोरेज जो है ना वो उसने बताई है कि जो W इज़ द टोटल एनर्जी स्टोरेज। दिस इज इक्वेशन 2-26। W is equal to B square over 2 mu core into V core। अच्छा, ये कैपिटल कर देता हूँ मैं, इसने छोटा लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको कैपिटल लिख रहा हूँ, प्लस B square over 2 mu naught into VG। ये जो टोटल एनर्जी है ना ये हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। टोटल जो स्टोर्ड एनर्जी है कोर के अंदर वो एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर है। ये दोनों क्या कंपोनेंट्स हैं? ये एयर गैप है और ये कोर है। अगर आपके पास एक गैप्ड कोर है, ऐसी कोर है जिसके अंदर एयर गैप प्रेजेंट है, ये जो V sub G है दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैप। वॉल्यूम ऑफ गैप कैसे फाइंड करेंगे कि आपको जो गैप की लेंथ है उसको गैप के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट गिव्स यू वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम ऑफ कोर जो है दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोर। वॉल्यूम ऑफ कोर जो है ना वो आम तौर पे आपको मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई करता है। क्या बात है भैया, मुझे भी बताओ यार, ट्रिप के बारे में कोई बात कर रहे हो? हंसने की क्या बात थी इसमें? बताओ ना, ऐसे करने का क्या मतलब है? यू नीड टू टेल मी व्हाई डिड यू लाफ। मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, कैन यू स्पीक लाउडर? उसके साथ बात करके आप हंस रहे थे भाई। यार वैसे खुश रहने वाले लोग ऐसे होते हैं, वो हर बात पे खुश हो लेते हैं। ये आपकी जो B क्या है? B वो फ्लक्स डेंसिटी है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाता हूँ तो मेरी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो B स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। ये क्लियर है ना? अगर इस इक्वेशन में कोई क्वेश्चन है तो अभी बताएं मुझे, मैं आई कैन आंसर दैट। इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो आपको पता है। ये B जो है ये कोर के अंदर जो मौजूद फ्लक्स है उसकी डेंसिटी है। म्यू सब C जो है ये कोर का म्यू है। कोर का म्यू जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, म्यू आर और म्यू नॉट। इन दोनों को प्रोडक्ट है जो कि ये म्यू सब C लिखा हुआ है। म्यू नॉट जो है वो म्यू नॉट है, वो जो 4 पाई × 10⁻⁷ होता है।
ये वॉल्यूम्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर आपको कोर के लिए दे देता है. ओके, मेकिंग सेंस? सो फॉर अ गिवन कोर, फॉर अ गिवन फ्लक्स डेंसिटी आप टोटल एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना. इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आसान है. इस इक्वेशन में प्लग करो, आपको एनर्जी मिल जाती है. आप उसको इसके बराबर रखो तो यहाँ से आपको मिल जाता है. आपने जो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स का कोई तस्करा नहीं है इस इक्वेशन में. देखो नंबर ऑफ टर्न्स का कोई तस्करा नहीं है. इंडक्टेंस इंडिपेंडेंटली आपने नंबर ऑफ टर्न्स से फाइंड की थी. अब आप उस गिवन इंडक्टेंस के लिए आप निकाल सकते हो कि करंट क्या है. अगर मैं यहाँ बी मैक्स लिख दूँ, ये बी मैक्स मेरी सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी है, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली आई मैक्स आ जाता है. सो दिस वे बाय पुटिंग इन, मैं मसलन आपको एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जो आपकी ये वाली कोर है फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज कि ये पॉइंट या 1 टेस्ला के ऊपर, टेस्ला मेजर होता है इसका फ्लक्स डेंसिटी का, ये 1 टेस्ला के ऊपर सैचुरेट कर जाती है लेट्स सपोज. तो आप इसका बी मैक्स 1 टेस्ला यहाँ पे लिख देंगे. आपने जो बाकी इंडक्टेंस की कैलकुलेशंस की इंडिपेंडेंट, वो आपको मिल गई, उसको आप यहाँ पे प्लग कर देंगे. यहाँ से आपको क्विकली मिल जाएगा कि इस कोर के ऊपर मैं मैक्सिमम करंट कितनी पुश कर सकता हूँ. ठीक है. नाउ इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एन इंडक्टर, दैट डिजाइन इज एन इन्वॉल्व्ड एंड आइटरेटिव प्रोसेस. आप एक दफ़ा करते हैं, फिर आप देखते हो ओहो यार ये करंट जो मैंने चाहिए थी, मुझे 5 एम्पेयर चाहिए थी, मुझे 2 एम्पेयर मिल रही है. तो यू गो बैक एंड यू फिक्स इट. व्हाट डू यू फिक्स बाय द वे? व्हाट डू यू फिक्स? व्हाट कैन यू फिक्स? What can you fix? Suppose that you have a core. Suppose that you have a core and you designed an inductance with it, and the current was coming out to be lower than your desired current. You need to increase the energy. Increase करनी है ना? ये देखो ना, Li square. Oh, क्लास है? अच्छा. आपने एनर्जी इंक्रीज करनी है ना, तो आपको क्या इंक्रीज करना है? ये आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना होता है. और वॉल्यूम जो है ये नॉर्मली हम एयर गैप का इंक्रीज करते हैं. सो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एयर गैप यू कैन इंक्रीज you can increase the current handling capability of the inductor. Okay, बस सही है, बंद कर दो. So today's lecture is secret